बाबरी ढांचा इंहिदा मामले में आज सीबीआई की खुसूसी अदालत ने एक अहम फैसला करते हुए सभी 32 मुलजमीन को किया बरी। कोर्ट ने कहा इंहिदाम का वाकया मंसूबाबंद नहीं, एक अचानक वाकया था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में रुकनी एसआईटी तश्कील दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मामले में आज सुबह वजीर आला से फोन पर की बात। वजीर आला ने ट्वीट करके फराहम कराई इसकी मालूमात। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि रियासत में 1 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्टिंग हुई, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे, सर्वेलांस और टेस्टिंग को तेजी से करने की दी हिदायत। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से अमेठी, बरेली, संत कबीर नगर समेत 6 जिला में 300 बेड के कोविड अस्पताल का किया इफ्तिताह। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शाह और अब खबरें तफसील से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रियासत की 2 बड़ी खबरों से। अयोध्या ढांचा इंहिदा मामले में लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने सभी मुलजमीन को बरी कर दिया है। खुसूसी अदालत ने कहा कि वाकया मंसूबाबंद नहीं था, अचानक हुआ था और इंहिदाम के मामले में सियासी साजिश के सबूत नहीं है। अयोध्या ढांचा इंहिदा मामले में कुल 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 17 मुलजमीन की मामले की समाअत के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं रियासत के हाथरस में हुए इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। इस वाक़े पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की वाक़े के लिए कसूरवार लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और मौसर पैरवी करने की हिदायत दी है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मुनहदम किए जाने के मामले में आज अहम फैसला सुनाते हुए सभी मुलजमीन को बरी कर दिया है। खुसूसी अदालत के जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद इंहिदाम का वाकया मंसूबाबंद नहीं था, ये एक अचानक हुआ वाकया था। उन्होंने कहा कि मुलजमीन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, बल्कि मुलजमीन ने मुश्तिल भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। सीबीआई की खुसूसी अदालत के जज एसके यादव ने 16 सितंबर को इस मामले की सभी 32 मुलजमीन को फैसले के दिन अदालत में हाजिर होने को कहा था। हालांकि बीजेपी की सीनियर लीडर और साबिक नायब वजीर आला लाल कृष्ण आडवाणी, साबिक मरकजी वजीर मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह, राम जन्मभूमि न्यास के सदर महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान अलग अलग असबाब से अदालत में हाजिर नहीं हो सके। न्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन, जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया। इस फैसले पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था,
उस सबका एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। साक्षी महाराज ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि ताउन और जद्दोजहद की आज फतेह हुई है। बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था आज विजय हुई है। अयोध्या मामले में एक अर्जी गुजार इकबाल अंसारी ने कहा कि वो इस फैसले को तस्लीम करते हैं। साक्ष्य जो है वो सीबीआई के पास थे, क्योंकि सीबीआई जो है गवाह सबूत जो है वो कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहां सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उस जो है सबूतों के आधार पर देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तो आम लोगों ने कराया था। आज कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले का ट्वीट करके खैर मकदम किया है। ट्वीट में लिखा है कि सत्यमेव जयते। उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सियासी असबाब के तहत संतों, बीजेपी के लीडरान, विश्व हिंदू परिषद के ओहदेदारान और समाजी खिदमतगारों को झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम किया गया। बाबरी इंहदाम मामले में बरी हुए सभी मुलजमीन ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इन लोगों के साथ बरसों बाद इंसाफ हुआ है। आचार्य धर्मेंद्र, साध्वी ऋतंभरा और स्वामी ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि भगवान राम की कृपा से आज हम सभी लोग बरी हो गए। उन्होंने कहा कि पूरे वाकये में उन लोगों का कोई हाथ नहीं था। ये अदालत ने आज तस्लीम कर लिया है। देखिए, जितने भी आरोप थे वो राजनीतिक विद्वेष की वजह से, वहाँ कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया। और मैं हमेशा कहती हूँ, हम भारतीय षड्यंत्रों के संघारी हैं। हम तो मंत्र रचते हैं, षड्यंत्र रचते ही नहीं हैं। जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसे हमेशा कोर्ट पर विश्वास होता है कि हम निर्दोष और कोर्ट न्याय करती है। इसलिए हम लोगों को उस न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास था और न्याय हुई। सत्यमेव जयते नानृताम, अंततो गत्वा सत्य की ही जय होती है। भगवान को प्रणाम, अयोध्या की धरती को प्रणाम, लक्ष्मणपुरी है ये लखनऊ, इसे प्रणाम। अयोध्या इंहदाम मामले में बरी होने के बाद जयभान सिंह और साध्वी ऋतंभरा ने आज के दिन को तारीखी और इंसाफ की जीत का दिन करार दिया है। और आज उसी तरह गर्व हो रहा है भारत की न्याय प्रणाली पर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जन्मभूमि के बारे में जितना स्पष्ट फैसला किया, जितना ऐतिहासिक दस्तावेज लिखा। अदालत ने बहुत साफ कहा है कि ये नियोजित षड्यंत्र नहीं था। अगर ये नियोजित षड्यंत्र होता तो अशोक सिंघल जी बालू से कार सेवा करने की बात क्यों करते? अगर ये नियोजित षड्यंत्र होता तो ये जानकर भी कि हमारे रामलला भगवान उसमें बैठे, छत क्यों तोड़ती संगठित शक्ति? कोर्ट ने कहा कि घटना अचानक हुई है और उस समय की कांग्रेस की केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरह के कूटनीतिक दस्तावेज तैयार कराए गए थे वो अदालत में टिक नहीं पाए हैं, वही सबूत पेश नहीं कर पाए। ऐसी ताकतों की पराजय हुई है जो हिंदू आस्था को आज़ादी के बाद से पददलित करते आए और हिंदू नेताओं और संतों को बदनाम करने का काम करते आए।
बीजेपी के सीनियर लीडर विनय कटियार ने कहा कि आज के दिन तारीखी इंसाफ की जीत हुई है। तहरीक से जुड़े जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनको खिराज अकीदत पेश है। दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में साजिश करने वालों ने फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आज इंसाफ की जीत हुई है। अयोध्या के ढांचा विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी हैं। जानेंगे उनसे क्या कुछ प्रतिक्रिया है उनकी। सर, किस तरीके से देखते हैं सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने सालों तक केस चला है। हर बार कहीं फार्म भरना होता था तो लिखना पड़ता था केस चल रहा, केस चल रहा। आज कम से कम उससे मुक्ति मिली और विजय हुई, ऐतिहासिक विजय हुई और सत्य की जीत। असत्य हारा है। कोर्ट ने जजमेंट में अपने कहा है कि वहां पर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार है। वहां पर कोई साक्ष्य नहीं मिले कि ऐसा कि ढांचा को गिराने के लिए कोई प्रेरित किया गया। कोर्ट ने ठीक कहा। कोर्ट ने जो कहा है वो ठीक कहा। ये तो पहले से बात नहीं थी, शाश्वत सत्य की बात थी, जिसको हम लोग कहते चले आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस इसको कहाँ स्वीकार कर रही थी। इस मामले में ढेर सारे आंदोलन से जुड़े लोग थे जो अभी नहीं रहे और जिनके पर आरोप भी था। लगता है आज के दिन उनके लिए भी ऐतिहासिक है, वो दुनिया में नहीं है। हाँ, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज विजय है। वो सब हमारे बीच में होते तो कितने प्रसन्न होते। इस दौरान आपको बहुत संघर्ष भी करने पड़े आप लोगों को, क्या क्या प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी? आज के दिन में कुछ मन में राहत है? पूरी मन में राहत है। एनएसए में जेल जाना पड़ा, बाद में जेल जाने पड़ा, 2-2, 3-3 बार जेल जाना पड़ा। ये सारा काम हुआ तो कम से कम इससे तो मुक्ति मिली। क्या एक षड्यंत्र के तहत ये सब कांग्रेस के षड्यंत्र था, उसके अंतर्गत ही काम हुआ। बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही खास है। आगे के लिए क्या कुछ आप लोगों ने सोच रखा है, कैसे क्या किया जाएगा? अभी आगे के लिए कुछ सोचा नहीं है। साधु संत सब तय करेंगे। हमारे यहाँ तो सब संत निर्णय करते हैं, तो उनके बीच में विषय जब जाएगा तो विचार करेंगे। अलग से कुछ नहीं, जो भी साधु संत तय करेंगे वही निर्णय होगा। दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनय कटियार जी जो बता रहे थे आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और उन तमाम लोगों को भी श्रद्धांजलि है जो अब इस आंदोलन से जुड़े रहे लेकिन इस दुनिया में नहीं है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। रियासत के हाथरस में हुई इज्तिमाई अस्मत दरी और कत्ल मामले में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। इस वाक़े पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने ट्वीट करके कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस के वाक़े पर गुफ्तगू की है और कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाथरस में लड़की के साथ पेश आए वाक़े के कसूरवार कतई नहीं बचेंगे। मामले की जांच के लिए खुसूसी जांच टीम की तश्कील दी गई है। ये टीम आइंदा 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं यूपी के सीएम ऑफिस ने ट्वीट करके बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के वाक़े के लिए कसूरवार लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और मौसर पैरवी करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने मामले की जांच के लिए सहरुकनी एसआईटी टीम तश्कील दी है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी दावा है कि रियासत में अब तक 1 करोड़ से जायद कोविड-19 के टेस्ट हो गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कोविड-19 के इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए डोर टू डोर सर्वे, सर्विलांस और मेडिकल टेस्टिंग की कार्रवाई को तेज करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोविड-19 के खिलाफ सरगर्मी से लड़ाई लड़ रही है। वज़ीर आला ने अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के फैलने पर काबू पाने और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अहम रोल है। इसलिए ये यकीनी बनाया जाए कि सभी अजला में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह सरगर्म रहें। वज़ीर आला ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से जिला सतह पर गुफ्तगू के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन के तवस्सुस से भी बातचीत को जारी रखा जाए। उन्होंने सफाई और सैनिटाइजेशन के कामों को मुसलसल जारी रखने की हिदायत भी दी। वज़ीर आला ने कहा कि सर्विलांस के कामों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए।
आम लोगों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वाक़ अपने सरकारी रिहाइशगाह पर तिब्ब व सेहत और कुनबे बहबूद महकमे के मातहत चलने वाले L2 कोविड अस्पतालों का मानवन किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने कोविड-19 की पॉजिटिविटी और डेथ रेट के कंट्रोल पर कामयाबी हासिल की है। साथ ही रिकवरी रेट को बेहतर करके आम लोगों के मन में एतमाद पैदा करने का काम किया है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट आज तक हुए हैं। हर जिले में लेवल 1 हॉस्पिटल की सीरीज, लेवल 2 के डेडिकेटेड हॉस्पिटल की तामीर, आला तिब्बी इदारे और मेडिकल कॉलेजों में लेवल 3 के हॉस्पिटल की तामीर को तेजी से आगे बढ़ाने में हुकूमत कामयाब रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बरेली को कोरोना वबा से निपटने के लिए 300 बेड के बने जदीद कोविड L2 अस्पताल की सौगात दी है। बरेली के सिविल लाइन्स इलाके में बने 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से मानवन किया। इस अस्पताल में कोविड के संगीन मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलत फराहम हो सकेगी। इस मौके पर मंतकाई कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने बताया कि कोविड हॉस्पिटल में L2 के मरीजों को भर्ती किया जाएगा। कोविड हॉस्पिटल में 35 वेंटिलेटर का बंदोबस्त किया गया है। यहां पर कोविड के संगीन मरीजों का इलाज हो सकेगा। इससे कबल निजी मेडिकल कॉलेज में ही कोविड के संगीन मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इस मौके पर कमिश्नर, डीएम और सीएमएस मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 300 शैय्या के चिकित्सालय का लोकार्पण किया है। इसके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर L2 की सुविधा शुरू कर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ICU की व्यवस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण है कोविड के लिए, जिसमें HFNC, वेंटिलेटर, बाईपैप सभी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। जो आवश्यक मैन पावर है उसका भी इंतजाम कर लिया गया है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो अब हमारे पास L2 की फैसिलिटी जोड़ने से जो भी कोविड में के लक्षण युक्त जो रोगी हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता है उनको यहाँ पर इलाज किया जा सकता है। कोरोना वबा के दौरान समाज के सभी तबकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें दुकानदार सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने अब दिन लोगों की जिंदगी आसान कर दी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण जहां एक ओर लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, वहीं आर्थिक रूप से भी समाज के सभी वर्गों को हानि उठानी पड़ी। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा रेहड़ी पटरी दुकानदारों को। केंद्र सरकार ने उनके इसी दर्द के निवारण के लिए PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की। सिडबी के महाप्रबंधक राजीव कुमार बताते हैं कि जब से ये योजना शुरू हुई है तब से अब तक प्रदेश के 40,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को इसका लाभ मिला है। वो PM स्वनिधि स्कीम है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। कोरोना से जो स्ट्रीट वेंडर्स भी जो रेडी वाले, पटरी वाले, उनको वो भी बहुत प्रभावित हुए हैं। उसके लिए भारत सरकार ने एक 10,000 तक के लोन की स्कीम लॉन्च की है। इसके इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर सिडबी है और इसमें ऑल इंडिया बेसिस पे करीब 10 लाख एप्लीकेशन आ चुकी हैं और करीब 4 लाख एप्लीकेशन सैंक्शन भी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी करीब 1.5 लाख एप्लीकेशन आ चुकी हैं और करीब 40,000 एप्लीकेशन सैंक्शन हो चुकी हैं। तो काफ़ी तेज़ी से ये स्कीम लॉन्च हुए, करीब 1 से 1.5 महीना हुआ है। इतने कम समय में इस स्कीम में काफ़ी तेज़ी आई है और आने वाले कुछ महीनों में और भी तेज़ी से सभी वेंडरों को कवर किया जाएगा। सभी इस योजना के लिए मोदी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। ये लोन लेने के लिए किसी तरह की जमानत नहीं देनी होती। सड़क किनारे या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों के साथ फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। इस योजना की खास बात यह भी है कि वेंडर द्वारा समय पर या उससे पहले कर्ज चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। लखनऊ में जिन पटरी दुकानदारों ने ये ऋण लिया है, उनका कहना है कि इससे उन्हें अपना कामकाज को आगे बढ़ाने में आसानी हो गई है। पहले मेरे पास भर्ती नहीं थी, अब मेरे पास भर्ती है। सरकार की तरफ से मुझे 10,000 का लोन मिला है, मैं उससे संतुष्ट हूँ और मैं मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ
और मेरे बीवी बच्चे अब पल रहे हैं सही से। ये 10,000 का लोन नहीं है, जीवन चलाने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है हम लोगों के लिए। जो मोदी जी ने हम लोग गरीबों के लिए, फुटपाथ पर रहने वालों के लिए जो 10,000 रुपये की सुविधा चालू की है, ये हम लोग के लिए जीवन का बहुत बड़ा सहारा हो गया है। जो हम लोग लॉकडाउन में जो हम लोगों ने अपनी पूंजी खा गए, ख़त्म हो गई, माल ला नहीं पाए, माल ख़त्म हो गया तो दुकान कैसे लगाएं। अब उसके लिए हम लोगों को जो 10,000 रुपये का लोन बुला के बैंक से जो मिल रहा है, सब दुकानदारों को फुटपाथ पे लगाते हैं, उससे हम लोगों को एक अच्छा जीवन, पूंजी भर के माल भी ले आए हैं हम लोग, और अच्छा जीवन अपने घर परिवार को चलाने के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। इसके लिए उनका मैं आभार हूँ। 10,000 रुपये मिले, मेरी पूंजी टूट गई थी, बंदी में सब हम लोग खा गए थे, तो वही पूंजी बनाई है, पूंजी से कारोबार कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। इस योजना के लिए आप मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही लोन के समय पर और जल्द भुगतान करने पर आवेदनकर्ता अधिक लोन के लिए अधिकृत भी हो जाता है। हिमांशु सोनकर, डीडी न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना मिर्जापुर, जिसमें नेशनल बैम्बू मिशन योजना के तहत 9 लाख रुपए से बनाया गया बैम्बू सेंटर। नक्सल मुतासर इस हल्के में गरीब तबके की ख्वातीन मर्द अपने बांस से बने हुए प्रोडक्ट को यहां लाकर और बेहतर बनाएंगे। नक्सल इलाके के पसमानदा जात के लोग, जसदेहकार आदिवासी, बांस से डोलची और दीगर चीजें बनाने वाले जात के लोग यहां अपने बांस लेकर आएंगे और उसको काटने छीलने का काम एक ही छत के नीचे करेंगे, जिससे उनके जरिए बनाए गए प्रोडक्ट में अच्छी फिनिशिंग आएगी और वो माल बाजारों में हाथों हाथ फरोख्त हो जाएगा। इस बैम्बू सेंटर में कई तरह की मशीनें लगाई गई हैं जो इन कारीगरों की वक्त की बचत करेंगे और बांस को सफाई से छीलने और काटने का काम करेंगी। की लागत जो है ये 9 लाख रुपए है जो है, और बांस बाजार भी 9 लाख की लागत से ही तैयार किया गया है जो है, जिसका लोकार्पण कराया गया है। प्रदेश में ये 6 जनपदों में ये योजना लागू है, उसमें से मिर्जापुर जनपद भी एक है, और ये सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले उद्घाटन मिर्जापुर में ही हुआ इसका जो है। कैसे फायदा मिलेगा? इसमें जो है बांस के जो कारीगर हैं, जिनको अपना काम करने में, अपने उत्पादों को बनाने में जो है काफ़ी समय लगता था, अब उनको आधुनिक मशीनरी के द्वारा जो है इस पर काम करेंगे, उनका समय की बचत होगी, और जो प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और इनको अच्छा उसका जो है बाजार में जो इसका रिटर्न भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें बढ़ते एक यह कदम है कि हमारे छोटे छोटे जो धरिकार जात के लोग जो लकड़ी के सामान बनाते हैं, और लकड़ी के सामान वो हाथ से बनाते थे, फिनिशिंग करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन हमारी वन विभाग की तरफ से कि पूरी लकड़ी बांस का बर्तन बनाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें उनका समय भी कम बचेगा, उनको आराम भी होगा और बर्तन की फिनिशिंग भी अच्छी होगी। और हमारे जो लाभार्थी है, जो गरीब छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बहुत बड़ा एक उपक्रम है। नए ज़रई कानून बनने के बाद एक मुल्क एक बाजार के तहत किसानों को अपनी फसल कहीं भी किसी को भी जो ज्यादा कीमतों में उसे फरोख्त करने की आज़ादी और सहूलत हासिल हुई है। किसान इस नए कानून का फायदा उठा रहे हैं। इस वक्त बासमती धान की 1599 किस्म खेतों में काटने को तैयार है। बासमती धान की पैदावार करने वाले किसान हरदोई से करनाल के कारोबारी को ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने के लिए ट्रक से भेज रहे हैं। इस नए ज़रई कानून के बनने के बाद किसानों को अपनी मकामी मंडी में ही फरोख्त करने की लाजमियत अब खत्म हो चुकी है। हरदोई के गुरु नानकगंज ग्रांट के किसान जो हरियाणा के करनाल की मंडी में कारोबारी को अपने बासमती धान को फरोख्त करके ज्यादा आमदनी हासिल कर रहे हैं। हमारे खेत में बासमती का पंजाब 1509 वैरायटी लगी हुई है, और यहाँ पे हमें इसका दाम वैसे तो प्रति कुंटल मिलता करीबन 1500 रुपये। हमने बात करी जब से ये केंद्र सरकार कानून लेके आई है, उससे पहले जो अध्यादेश लेकर के आई थी, हमने बात करी करनाल के एक व्यापारी से, तो वो अब हमें इसी बासमती पंजाब 1509 का करीबन 2200 रुपये प्रति कुंटल दे रहा है। तो हमें सीधे सीधे लगभग 600-700 रुपये प्रति कुंटल का इससे फ़ायदा हो रहा है।
और हम सीधे इसको यहाँ से कटाई करके ट्रक में लदवा करके और सीधे हम इसको भिजवा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ मल्चर भी लगा है। मल्चर से हम जो इसकी धान की जो ठूठ है इसको वापस से मट्टी में मिला करके जैविक खेती का भी काम कर रहे हैं, जिससे पराली जलाने की भी नौबत ना आए, जिसके ऊपर उच्च न्यायालय ने और सरकार ने सीधे सीधे रोक लगा रखी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने एक नया बिजनेस मॉडल लॉन्च किया है। इसके तहत अब यूपी के देही इलाकों में 10,000 ख्वातीन को रोजगार देने की स्कीम है। इस बिजनेस मॉडल के लिए यूपी पीसीएल ने रूरल डेवलपमेंट से मुआहदा किया है, जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल ख्वातीन को रोजगार दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल ख्वातीन को सार्फिन के बिल जमा कराने होंगे, जिसके उन्हें पैसे मिलेंगे और वो इक्तिसादी तौर से मजबूत होकर खुद कफील बनेंगी। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी तकरीबन 100 ख्वातीन को ट्रेनिंग दी गई है। PVVNL MD अरविंद मिल्लब्बा बंकारी ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 ख्वातीन को इस बिजनेस मॉडल से जोड़ने की तैयारी है। बिजली महकमे का रेवेन्यू बढ़ेगा, सार्फिन को बिजली घर जाकर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और ख्वातीन को रोजगार मिल जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख्वातीन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सरकार ने और हमारे SDO साहब ने, ब्लॉक प्रमुख हैं, विजय सर हैं, जितने भी सर हैं सब, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और ये काम सिखाया बिजली विभाग का बिल जमा करना। और अब हम अपने गांव में बिजली विभाग से बिल जमा भी कर रहे हैं घर घर जाके, क्योंकि कोरोना काल में हम उसमें नहीं जा सकते बिल जमा करने। इस वजह से ऑनलाइन अपने घर घर जाते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं और 200 से लेके 50,000 तक हम बिजली का बिल जमा करते हैं। उससे हमें प्रॉफिट भी मिलता है 1% का। इससे हमारे बच्चों का खर्चा, हमारे घर का खर्चा चलता है। हमें योगी जी को अपने सरकार के जो भी हैं सभी, जिन्होंने हमारे ये स्वयं सहायता समूह के आजीविका मिशन से ये दी है, उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हम आगे बढ़ें और अच्छे से काम करें। बिजली विभाग का काम मिला है मुझे, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना काल में हमें घर रहते हुए ये रोजगार मिला। और सभी ब्लॉक अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस बुरे वक्त में भी हमें घर बैठे काम मिला और अपने बच्चों की खर्च के लिए हमें जो रोजगार मिला, जिसमें हमें बहुत कुछ लाभ होगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि महिलाओं को सम्मान मिले और उन्हें भी कुछ करने का मौका मिले। मतलब सरकार ने ये कहा कि महिलाओं को इज्जत दे और बिजली के बिल के लिए वैकेंसियाँ निकाली है ग्रुप के द्वारा, समूह बनाए हैं, ग्रुप समूह के द्वारा ही उन्होंने वैकेंसी निकाली है ताकि महिला हम कुछ आगे बढ़ सके। हमारा टारगेट ये है कि पूरा यूपी पीसीएल में कि 10,000 हमारे एजेंट्स बनाए जाए। तो इसी के तहत आज एक छोटा सा उनको एक अवेयरनेस वर्कशॉप जैसा किया गया है, ताकि वो जिसका ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंतर्गत उसका फ़ायदा उठा ले, फ़ायदा उठा के अपनी एक फुल टाइम या पार्ट टाइम के रूप में या बिजली का बिल कलेक्शन करें। उनको हैंड होल्डिंग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में PDS के माध्यम से भी और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हमारा पैक्स है, पैक्स के माध्यम से और PDS हम राशन की दुकान से भी हम बिजली का बिल का कलेक्शन कराएंगे। अब और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। बाबरी ढांचा इन्हिदा मामले में आज CBI की खुसूसी अदालत ने एक अहम फैसला करते हुए सभी 32 मुलजिमीन को किया बरी। कोर्ट ने कहा इन्हिदाम का वाकया मनसूबाबंद नहीं, एक अचानक वाकया था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में सहरुकनी SIT तश्कील दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मामले में आज सुबह वजीर आला से फोन पर की बात। वजीर आला ने ट्वीट करके फराहम कराई इसकी मालूमात। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि रियासत में 1 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्टिंग हुई, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे, सर्विलांस और टेस्टिंग को तेजी से करने की दी हिदायत। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से अमेठी, बरेली, संत कबीर नगर समेत 6 जिला में 300 बेड के कोविड अस्पताल का किया इफ्तिताह। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।